हेलो, कैसे हैं आप लोग? जितने भी मेरे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और ख़ासकर अटल बिहारी वाजपेयी वाले, तो हम अभी अभी हिस्ट्री का सेट चला रहे हैं, सेट प्रैक्टिस। तो आप लोग हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपको पॉलिटिकल साइंस का डाल ही दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक ही मॉडल पेपर डाले हैं। और उसके अलावा आप लोग को अभी से फिजिक्स हिस्ट्री का कंप्लीट करवा देते हैं। अभी सोच रहे हैं कि आपको एक दो दिन आपका जीके कंप्लीट करवा दे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपका जियोग्राफी। तो अभी दो तीन दिन अभी आपका जीके कंप्लीट करवा देते हैं, मतलब आज कल परसों में 2-3 दिन। तो 2-3 दिन में कम से कम 20 गो मॉडल पेपर डाल देंगे जीके का, तो पढ़ लीजिए। उसके बाद चूँकि और भी काम है तो थोड़ा इन नवरात्रि सब का तो भीड़ था, तो खैर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी करवा देंगे। लेकिन अभी हम आपको यूट्यूब पे अभी जीके का सीरीज डाल रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जो हम बताते हैं, चूँकि हम एक बताते हैं कि आप लोग पढ़िए, तो आप लोग को देखिए, सक्सेस एक थोड़े होता है कि हम आप लोग भी बोले हैं कि सर बोलते हैं लेकिन कड़वा के लेकिन सच बोलते हैं। देखिए, सक्सेस होता है तो एक थोड़े होता है कि आप लोग सिर्फ इस चैनल से पढ़ लीजिए या अदर किसी चैनल से पढ़ लीजिए, या सिर्फ चैनल से पढ़ के मतलब पास कर गए। मेरे कहने का मतलब, आप लोग अगर आप लोग मेरा पेड हम तो इस पे तो कम ही बताते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अगर पेड कोर्स हम चलाते हैं, आपका ऐप पे पढ़ाते हैं, तो उस पे पढ़िएगा। तो उस पे आप लोग का दूसरा मतलब उसमें आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। तो अगर जिसको पेड कोर्स मतलब क्रैश कोर्स करना है 7 दिन का, 7 से 10 दिन का क्रैश कोर्स करना है, उसमें पूरा आपका मतलब तीनों सिलेबस और जीके एमसीक्यू सब टेस्ट करा देंगे। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी इच्छा अपनी मर्जी। तो और ऐसे में तो इस पर पे भी बच्चा वाला तो सब सब बढ़िया है। ये इस पर भी आप लोग मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको पेड कोर्स करना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोग मेरे चैनल में जो वहाँ पे अबाउट होता है चैनल के, वहाँ से मिल जाएगा, या आप लोग कमेंट में मांगेंगे तो हम दे देंगे। तो आप लोग की नहीं तो जो भी आप लोग पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। तो देखिए, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए बाबू, कि आप लोग क्या कीजिए कि एनसीईआरटी का जो उसका जो आप लोग क्या कीजिए, बुक पढ़ जाइए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का आप लोग बुक पढ़ जाइए। खासकर 12 का, तो 11th का तो आता है 30%, और 12 का आता है कितना परसेंट, तो 70% एग्जाम में आता है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि बुक पढ़ जाइए, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते रहिए। आज कहीं से कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए तो हम पे भेज दीजिए, हम व्हाट्सएप से बना देंगे। और पेड कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग उस पर भी ऐप पे आ जाइए। और दूसरा बात कि आप लोग क्या कीजिए कि जो हम एक सवाल पे, चूँकि जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं, हम एक किसी बी वाला नहीं, हम एक पर 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, हम जितना भी वीडियो डालते हैं उस सब का नोट्स बना लीजिए। और आप लोग उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, काफ़ी होगा। और प्ले लिस्ट में आप लोग के लिए, नर्सिंग वाले में आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि आप लोग के लिए है। और छत्तीसगढ़ वाले नर्सिंग वाला भी प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो उसमें का यूज़फुल लगे, विटामिन से बहुत सारा जो आप लोग को यूज़फुल लगे, वो आप लोग उसमें से छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्ले लिस्ट उसमें भी दे सकते हैं। तो खैर बाबू, चलिए हम आपको बता देते हैं कि विच इज़ द फॉलोइंग लीडर। आप लोग किसी भी आपके घर में फैमिली में होंगे ना बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, तो आप उससे जो क्वेश्चन हम बताते हैं ना, हिस्ट्री का चाहे जियोग्राफी चाहे फिजिक्स का डालेंगे, वो दिखा दीजिएगा। तो कहेगा कि हाँ सवाल बढ़िया है। अब देखिए, रिजल्ट में, अब एग्ज़ाम में मेहनत करना आप लोग का काम है। हम तो सिर्फ अच्छे अच्छे बता सकते हैं ना, कोई भी टीचर। तो मेहनत करना आप लोग का काम है। और वो तो कर्म, तो जैसा आदमी करेगा वैसा फल मिलता है। तो वो तो अब रिजल्ट और जो उसका आएगा तो मतलब सब भगवान पे है। क्योंकि गीता में क्या कहा गया, कर्मण्यवाधिकारे माँ फलेषु कदाचनम कर्म फल हेतु माँ भरमा ते संग सुपा जायते। मतलब उसमें कहा गया है कि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। तो वही बात है। चलिए हम आप लोग अपना कर्म शुरू करते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है। अब कैसा, मतलब हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न से पढ़ रहे हैं। अब उसमें क्वेश्चन देगा, आपका रिजल्ट कैसे आएगा, वो तो सब भगवान, मतलब सब महादेव की कृपा से होगा। तो चलिए, विच इज द फॉलोइंग लीडर इज नॉट करेक्टली मैच विथ देयर एसोसिएट पार्टी बुक्स या न्यूज़पेपर। तो कह रहा है कि करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि देवेंद्र नाथ टैगोर दे दिया यंग इंडिया। ये सीधे गलत हो गया, क्योंकि यंग इंडिया कौन लिखे थे, एग्जाम में पूछ देगा तो MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए हम कितना बच्चा जैसे समझाते हैं आप लोग को, इसलिए तो बाबू बोलते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग सब मुझसे छोटे हो गए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर पत्रिका, यो गलत हो गया। और बाल बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा, ये सही हो गया। जहाँ भी मराठा का नाम आता है आप लोग सुने होंगे, आप लोग कभी गए ही होंगे। कितना मुंबई तो होता है ना, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। तो तिलक कहाँ के थे, मराठी। वहीं क्या किए थे, 1893 ईस्वी से क्या किए थे, गणेश उत्सव मनाए थे, जिसको आज गणेश चतुर्थी बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। इन्हीं का देन है। किसका, हल्का हल्का नॉलेज भी ले लीजिए आप लोग, बाल गंगाधर केसरी तिलक का देन है।
तो चलिए हम इसका सेटअप करते हैं, बढ़िया समझते हैं कि इसका एग्जाम में कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। चूँकि हम वो टीचर नहीं है कि आपको एक दो वन के बता दे इसके आंसर और उसके बाद स्किप कर दे, भगा दे, वैसा नहीं है। चलिए हम ऐसा बताते हैं कि आपको जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वही पढ़ेगा, जो स्किप करके भगाएगा वो तो अनसक्सेस होगा, वो श्योर है। इसलिए पढ़ाई को मजाक ना लेना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज। आप लोग ही पता है, कोई दीदी आप लोग चाहे कोई फैमिली से पूछ लिया है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसका एग्जाम क्लियर, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उसका एग्जाम नहीं क्लियर। समझे बाबू, वो हर एग्जाम में होता है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया कि अब हम आपको आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे बाबू, तो हम आपको बताते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देखिए जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, इनका पुस्तक है, इनका जो मतलब समाचार पत्रिका है उसका नाम है तत्वबोधिनी। देखिए हम सब जितने भी इसमें राइटर का नाम दिया है हम सब का कंप्लीट करवा देते हैं। आपको एक भी एक्स्ट्रा अदर मतलब चैनल नहीं, मतलब कहीं भी आपको बुक को उठाने की आवश्यकता नहीं, इतना हम आपको जीके कंप्लीट करवा देंगे। और हर विषय भी अभी जीके का चलाएंगे 2-3 दिन तक। तो कह रहा है कि देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर यंग इंडिया तत्वबोधिनी। तो आपको ही पता है कि अगर टीचर कोई के पास चाहे किसी के पास नॉलेज होगा तब ना भाई इतना बताएगा। तो इसलिए भरोसा कीजिए मुझ पर और चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा जैसा आप लोग व्यू अच्छा पसंद कीजिएगा हम खुद बनाएंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर क्या लिखे हैं बाबू, तो तत्वबोधिनी लिखे हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका या तत्वबोधिनी समाज दे दे तो किससे रिलेटेड है आपका, देवेंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड। आप लोग मार दोगे आंसर। और चलिए उसके बाद ये आगे बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये फेमस आदमी थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको बाबू ये क्यों फेमस है, क्योंकि आपका इनका जो बुक है किसके लिए फेमस है, ये गीतांजलि के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो ये गीतांजलि के लिए ही फेमस है। ठीक है, गीतांजलि के लिए फेमस है, समझ गए आप लोग। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का कौन था, तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी पत्रिका जो भी कहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर का कौन था बाबू, तो इनका था गीतांजलि बुक है जो बहुत फेमस है। और इसके कारण इनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसका एग्जाम क्लियर। 1913 ईस्वी में क्या मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और इस किसके नाम पर है नोबेल पुरस्कार, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, स्वीडिश नार्वे के थे। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था बाबू, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। कंप्लीट। देखिए एक से कितना क्वेश्चन बन गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको इनका फेमस बुक क्या है, गीतांजलि, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, तो 1913 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार किस में मिलता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, तो स्वीडन नार्वे के थे। एक केमिस्ट मतलब रसायनवाद और वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे यानी नार्वे के थे। और आपका इसलिए तो नार्वे का ही वहीं से ओस्लो वहाँ का मतलब उधर से मिलता है, ओस्लो से। और वहाँ पे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है नार्वे को। यहाँ तक भी वो क्वेश्चन बैठ गया। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो का चीज़ का आविष्कार किए, तो डायनामाइट का आविष्कार किए। जितना भी मरने के बाद आपका अपना पैसा हुआ सब चैरिटी को दे दिए, कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो भी काम करेगा उसको दिया जाएगा। बताइए कितना। तो और एक और बात पूछता है कि अगर आपसे पूछ दे, अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो देख लीजिए। एक वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यानी लिटरेचर के। ठीक है, एक दिया जाता है आपको भौतिकी के यानी फिजिक्स के। एक दिया जाता है आपको रसायन के। ठीक है, 3 क्षेत्र हुआ। एक हुआ बायो के यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक दिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कितना क्षेत्र हुआ, साहित्य 1 फील्ड, फिजिक्स 1 फील्ड, रसायन 1 फील्ड, और बायो 1 फील्ड, और इकोनॉमिक्स का फील्ड हुआ, 5 फील्ड हुआ। समझ गए। और एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपको शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में तो आप लोग को ये भी कंप्लीट हो गया। कितना क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स और पीस। तो कंप्लीट करवा दिया आपका। चलिए आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो आप लोग देख लिए कि जो MK गांधी थे वो गीतांजलि का नहीं किए थे। महात्मा गांधी चूँकि इंडिया में फेमस है इसलिए उनका भी पूछ देगा कि हरिजन पत्रिका किसका है, हरिजन पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका किसका है, ये है आपका महात्मा गांधी का। और यंग इंडिया किसका है, ये भी पूछ देगा क्योंकि गांधी जी फेमस है इंडिया में, उन्हीं का तो पॉपुलरिटी फादर कहा जाता है।
तो यंग इंडिया तो ये भी क्या हो जाएगा हरिजन गांधी का। और आपको ये भी एक और याद कर लीजिए, गांधी जी का हिंद स्वराज किसकी रचना है, हु रोट हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो है आपका महात्मा गांधी का। तो और एक और बताते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसका है, तो वो भी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो भी कहिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो चलिए गांधी जी कौन कौन बुक लिखे हैं, गांधी जी बुक लिखे हैं यंग इंडिया के बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उसके बाद हिंद स्वराज और हरिजन पत्रिका। तो गांधी जी का भी कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है, पॉपुलर क्रिएटर है वो। चलिए आपको आगे बताते हैं। और गीतांजलि किसका लिखा हुआ है, तो इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में। और एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पूछ देगा तो किसको मिला हुआ था जीके में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ दिया आपका। और कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बता दी है कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स। और बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा का संपादक कौन था, मराठा या केसरी, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। और पूछ देता है एक और एग्जाम में कि नील दर्पण किसका पत्रिका है, नील दर्पण, तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट करा ही देते हैं। नील दर्पण तो ये किसका है, दीनबंधु मित्र का है, दीनबंधु मित्र। तो चूंकि हम जो पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, एक पर एक 10 सवाल, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा जो जो बताएं। चलिए आपको आगे बताते हैं। फिर कह रहा है कि हु एमोंग, क्या कह रहा है, हु एमोंग द फॉलोइंग लीडर मेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, किस लीडर ने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस पर यूनिटी मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। आपसे ये भी पूछ देगा, नेशनल यूनिटी डे किस पे मनाया जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे। तो आप लोग बता सकते हैं कि नेशनल यूनिटी डे कब मनता है, कमेंट में आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत पॉपुलर है। सी राजगोपालचारी, ये बहुत पॉपुलर क्रिएटर है। जवाहरलाल नेहरू और दिया जॉन मथाई। तो कह रहा है कि जो अथी हुआ था कची, जो मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ था, वह किस ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसने बनाया था, तो किसने बनाया था बाबू, तो इसने वो बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। इनका जो बुक फेमस कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूछता है एग्जाम में। चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, यानी इन नीचे नेता का नाम दे रहे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन से नेता जो फाउंडिंग थे, लीडर थे मुस्लिम लीग के। एक में दे दिया आपको जिन्ना, इसका तो खैर हटाइए, इसका हम नाम सत्य ही कर देते हैं। शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां। तो अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ये लोग क्या किया था, तो ढाका में क्या किया था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना किया था ये लोग। ठीक है, ये लोग का देन है, इसी लोग का उपाय है जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग का। और आप लोग अभी न्यूज़ भी सुने होंगे कि क्या किया है अभी, कि जो हमारे ढाका में है वहाँ पे क्या किया है, तो पंडाल उंडाल में हमला हुआ है। मतलब ये कितना गैर निंदनीय बात है। तो इसलिए एनआरसी सब जो भी देख रहे हैं आप लोग, तो बता रहा है ना कि ढाका में मुस्लिम पे अभी जो हुआ है, हम लोग पे मतलब हिंदू पे वहाँ पे माइनॉरिटी है, तो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जो बिल्कुल गलत बात है। तो कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर कौन था मुस्लिम लीग का, तो आपको भी पता है, नवाब सलीमुल्लाह खां। ऐसे में आपका ये कॉपरेटर मतलब ये जो भी सहायक थे, लेकिन ओरिजिनल नाम लिया जाता है नवाब सलीमुल्लाह खां के, वहाँ का नवाब था, समझ जाइए। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट द दादा भाई नौरोजी, जो एक मेरे ख्याल से पारसी थे, डिफिनीशन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से क्या उनका जो बुक था पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल शायद, तो उनमें कह रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी थे बहुत सारा बुक लिखे हैं, ब्रिटिश मनोनीत वहाँ के सांसद भी रहे हैं ब्रिटिश के। तो बता रहा है कि इनमें से कौन सा उनका डिफिनीशन देता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ डिफिनीशन है।
तो इसका जो सटीक आंसर होगा, इसका जो सटीक आंसर होगा आपको दादा भाई नौरोजी का, देखते हैं क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि दो रिसोर्स ऑफ द कंट्री वेयर बिगनिंग यूटिलाइज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। फिर कह रहा है द पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट आर बिगिन एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन और विच इंडिया गोट नॉट मटेरियल रिटर्न। यानी धन का सापेक्षिक सिद्धांत कुछ बताए थे, धन से रिलेटेड। तो क्या था जो धन का सापेक्षिक सिद्धांत, तो जब दादा भाई नौरोजी दिए थे, बहुत पॉपुलर क्रिएटर है, तो उन्होंने क्या बताया था। तो दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने बताया था, हाँ तो चलिए आप लोग को बता दें कि जो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ का रहा है, यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इनका जो व्याख्या की गई है धन का निष्कासन, उसका मीनिंग हुआ धन का निष्कासन। तो कह रहा है कि इसमें क्या व्याख्या की गई है उनके जो बुक में, ठीक है। तो चलिए हम उसका बताते हैं कि उसका क्या व्याख्या की गई है। जो धन का निष्कासन में जो व्याख्या की गई है, तो निष्कासन में क्या व्याख्या की गई है, तो हम आपको बताते हैं कि धन के जो निष्कासन हुआ है आप लोग की, उसमें आप लोग ऐसा बताएंगे कि आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझे। धन का जो निष्कासन वाला हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था। तो उनका मेन थीम यही था कि द पार्ट ऑफ द इंडिया आप लोग एग्जाम में अगर दे देना ड्रेन ऑफ वेल्थ, अगर क्वेश्चन दे दे तो आँख मुंद कर मारिएगा कि डेट द पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बिगिनिंग एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। यानी क्या होता था कि यहाँ से जो भारत का हमारा धन था, भारत का जो मनी था, भारत का जो इनकम से जो का टैक्स मतलब वसूला जाता था, वो क्या किया जाता था, सब माल कहाँ चल जाता था, तो चल जाता था यहाँ से कच्चा माल चाहे बहुत सारा चीज़ चल जाता था वहाँ सामान, और मतलब ब्रिटेन चला जाता था, और बदले में ब्रिटेन से कुछ नहीं आता था। बताइए अंग्रेज सब कितना अत्याचार किया है सब, बताइए अंग्रेज सब कितना अत्याचार किया है सब। कि कह रहा है कि डेट द पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बिगिनिंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच गोट फ्रॉम, मतलब उधर से मान लीजिए कि कोई कच्चा माल हुआ, मान लीजिए कि आपको कि सूती कपड़ा कहीं हुआ, तो मान लीजिए हम बांट देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया इंडिया, यहाँ पे हम आपको दो भाग में बांट देते हैं। एक मान लीजिए कि हमारा इंडिया का फ्लैग चाहिए, इंडिया ही बना देते हैं, इंडिया हो गया, और ये हो गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो मतलब कच्चा सामान है, कच्चा मान लीजिए कि कपास का कपड़ा है, चाहे कुछ में कपास का कपड़ा का ना मतलब सूती कपड़ा का कुछ भी मटेरियल हुआ, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी हुआ, कोई भी सामान ले लिए थिंकिंग, तो यहाँ से तब यहाँ पे जो सामान है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रुपये मतलब उसका जो व्यापारी का है, और उसके बाद फिर मतलब बन उनके कितना में लग जाता है, तो मान लीजिए बन उनके लग जाता है खर्चा उर्चा मजदूर लेकर मान लीजिए 5 रुपये लग जाता है, समझ गए आप लोग। तो मैं चूँकि इंडिया का यहीं लगा, अभी का करता था कच्चा माल यहाँ पर ले जाता था, और मान लीजिए कि यहाँ पर ले जाया तो आपको वो तो फ्री में उसको मिल गया, क्योंकि हम लोग को गुलाम बना के रखा था। तो वहाँ पे तो चला गया, और बदले में तो मान लीजिए कि यहाँ पर रहता 2 रुपये है, उसके बाद मैंने अधिक से अधिक 5 रुपये बेचाएगा, वहाँ का खुद ही वो फ्री में उठा कर लिए गया, और वहाँ उसी के सामान को बेचेगा, फिर इंडिया में ले आकर 20 रुपये, आप बताइए, और फिर 20 रुपये वाला ले जाएगा, और फिर 20 रुपये का सामान वो लेकर बेचेगा 40 रुपये में, फिर 40 रुपये ले जाएगा, फिर बेचेगा, फिर 40 रुपये ले, फिर वह सामान वाला बेचेगा 100 रुपये में। बताइए कि कैसे कितना हम लोग पे शासन हुआ है, जुल्म हुआ है, समझ गए आप लोग। तो इतना यूके वाला, यूनाइटेड किंगडम वाले इतना अत्याचार किए हम लोग पे, इसीलिए हम लोग को नेशनलिस्ट होना चाहिए, तो अपने देश के प्रति एक्टिव होना चाहिए, समझे बाबू, तो भी ज़रूरी है। तो इसका क्या होगा, बेसिक थ्योरी यही था ड्रॉन ऑफ थ्योरी का, धन निष्कासन सिद्धांत का। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए एग्जाम में हमेशा VBA क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन VBA क्वेश्चन है। हम चूँकि हम हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं, इसलिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो जो पढ़ रहा है नर्सिंग का। ऑल इंडिया में जितने भी कहीं जीके पूछे जाएंगे सब पढ़ लेंगे, उसी से पास हो जाएंगे। और सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट पेपर बनाते रहिए, होगा तो। कह रहा है कि विच द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, जो अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ 1946 में, तो उसके जो मुखिया यानी उसके मेन हेड लीडर किसको चुना गया, तो आप लोग पता है किसको चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। किसको चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग वाला था, मुस्लिम लीग वो क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो जिन्ना थे वो चाहते थे कि वो PM बने, लेकिन ऐसा थोड़े होगा भाई। तो इसीलिए उन्होंने धर्म के नाम पर सोसाइटी को बांट लिया, कि समाज को बांट लिया कि हमको एक अलग दे दीजिए,
तो इसीलिए क्या हुआ, तो जो भी विभाजन हुआ आजकल, जो लोग यहाँ पे जो मुस्लिम लोग बोलता है लोग कि यहाँ पे चाहे कि मतलब हम बच गए यहाँ पे, हम हमारे बाबा बाबा पर बाबा दादा किए हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि सारे के सारे वोट किसको दिए थे, तो सारे के सारे वोट दिए थे मुस्लिम लीग को दिए थे। किसको दिए थे बाबू? मुस्लिम लीग को दिए थे, एक अलग देश बनाने के लिए। और क्या हुआ कि बंटवारा तो हो गया, तो ये लोग क्या हुआ कि आपका मुस्लिम लीग हो गया, तो वोट दिए मतलब पाकिस्तान के लिए, और गए नहीं, और उल्टे में यहाँ पे रह गए। समझ गए आप लोग क्या माजरा है? और एक और बता दे कि आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे मतलब एथी पे कशी पे जो आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग को बता दें कि आप लोग पढ़ते होंगे कि रघुपति राघव राजा राम। हम बात पे टॉपिक चल रहा है तो बता देते हैं, रघुपति राघव राजा राम, समझे? और क्या लिखा जाता है हम आपको बढ़िया से बताते हैं। देखिए लिखा जाता है कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आप लोग सुने होंगे। तो बाबू ये जो हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिए, क्योंकि टीचर का अर्थ है कि अंधकार से निकालकर अज्ञानता से निकालकर मतलब शिक्षा ज्ञान की तरफ ले जाना। तो ये जो रघुपति राघव राजा राम ये और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये जो ये है ना, ये क्या किया गया, भ्रांति फैलाया गया। असल में रियलिटी में आप लोग देखिए, गूगल पर भी देख लीजिए, या उसका बुक देखिएगा, लक्ष्मणाचार्य जी लिखे हैं, वो दूसरा लिखे हैं, उसका मूल बेस जो है वो दूसरा है, और उसको हम भी बता देते हैं आपको कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें जो दिया गया है, तो आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें कि आप लोग की उसमें है कि रघुपति राघव राजा राम और पति पताओ सीताराम, और उसके बाद है ना आपको कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पे आप लोग जो रियल का पढ़िएगा उसमें लिखा है सुंदर विग्रह सुंदर विग्रह सुंदर विग्रह मेघ श्याम मेघ श्याम। इसलिए हम लोग को अंधेरा में नहीं जीना है, समझ गए बाबू? हम लोग रियलिटी पे डिपेंड करेंगे। और गंगा तुलसी शालिग्राम, बताइए कितना नाम है और क्या क्या जोड़ दिया है सब। गंगा तुलसी सीताराम, तो कुछ भी का मूल ही पढ़ना चाहिए। और देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो क्या लिखा हुआ है कि सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, सीताराम नहीं, यहाँ पे क्या होगा शालिग्राम लिखा है, जो भगवान विष्णु को बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि कहाँ फॉल्ट था। चलिए आपको आगे बता दें, ये बता दें आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि हर चीज़ आप लोग सीखते रहिए। फिर कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डोमिनियन। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में सीधे पूछेगा। क्योंकि जानते हैं एग्जाम में आप लोग का हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी होता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है आजकल, हर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है एग्जाम में। और प्रीवियस इंसिडेंट वाला वो सब तो बहुत कम, रियल केस में 1 या 2 का रहेगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का आपका हद से ज़्यादा रहेगा। 80% अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है तो सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री और गांधी इरा से रहेंगे, और कहीं से नहीं आने वाला है। तो ये जो आपका मॉडर्न वाले में है और तत्काल में है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1858 के बाद वाला है, 57 उससे रिलेटेड पूछता है। तो कौन थे सबसे प्रथम गवर्नर जनरल? कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही ना होंगे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा इंडियन डोमिनियन का लॉर्ड माउंटबेटन। आपको ही पता था विभाजन के समय कौन थे, यहीं थे। और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लिखा ही हुआ है सी। देखिए ऑप्शन में देखिए सी राजगोपालचारी नाम है, यहाँ पर ऑप्शन सी लगा दीजिए, अब सही हुआ है। तो समझ गए आप लोग। अंतिम गवर्नर अंतिम कौन था? तो अंतिम था इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन, वो फर्स्ट कह रहा है, तो फर्स्ट कौन हो जाएगा इंडियन? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। ठीक है, और जो भारत के कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जी। फिर आपसे पूछ दिया कि चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वाज लेड बाई। तो पूछ दिया कि चंपारण और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वह लेड यानी नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। गलत बात है। चंपारण सत्याग्रह MK गांधी, हाँ ये सही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कौन किए थे? GB पंत नहीं होगा आपका, वल्लभ भाई पटेल। तो उससे किसे किए थे? तो वल्लभ भाई पटेल का आंख मूंद कर याद कीजिए, बारदोली के।
आँख मूंद कर याद कर लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल कसी किए थे, तो वल्लभ भाई पटेल किए थे बारदोली का आंदोलन किए थे, ठीक है। तो उनका फेमस है, वहीं से उनको क्या चीज़ का उपाधि मिलने लगा, तो वहीं से उनको सरदार की उपाधि मिलने लगा, कल बताए थे ना आप लोग को। तो आप लोग समझ गए, उन्हीं राष्ट्रीय एकता दिवस उन्हीं के मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कब हुआ था। और बारदोली का जो हुआ था, बारदोली का आंदोलन, ये भी बता दीजिए आप लोग कब हुआ था। एक दो क्वेश्चन छोड़ जाते हैं जैसे बच्चों आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी अपना पढ़ सको बढ़िया से। तो कह रहा है कि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह लीड कौन किया था, तो चलिए हम इसका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। महात्मा गांधी। अब हम आपको बताते हैं कि पहले सबसे पहले एग्जाम में हेल्पफुल यही पूछता है। आप लोग चूँकि आप लोग देखते होंगे बाबू कि जो पैसा आप लोग तो देखते होंगे, चाहे इंडिया के हर जगह देखते होंगे, कहाँ लिखा रहता है, तो लिखा रहता है महात्मा गांधी। तो उनको महात्मा का उपाधि कहाँ मिला, गांधी। तो ये जो आपका महात्मा का उपाधि इनका थोड़े नाम है बचपन से। मेरे बचपन से ना मान लीजिए कि अगर श्याम सुंदर ही है, चाहे मनोहर है तिवारी, चाहे आप वैसे ही बात करें, ऐसे चूँकि मनोहर तिवारी मेरा नाम नहीं है, मतलब दूसरा है, तो मान लीजिए कि रवि कुमार नाम है, चाहे कुछ ही नाम है, तो बचपन से आदमी थोड़ा होता है, आदमी कर्म से महान होता। तो आप लोग देखिए ये जो हुआ था, इनको महात्मा का उपाधि मिला कहाँ से था। तो चलिए हम इस पर फुल डिस्कशन करते हैं। तो हुआ क्या, टॉपिक आ गया चंपारण। तो इंडिया में जो फर्स्ट जो मतलब वो सत्याग्रह किए थे अहिंसात्मक, तो कहाँ किए थे, चंपारण। चंपारण, ठीक है, चंपारण, जहाँ के मैं हूँ बाबू, ठीक है, तो वहीं चंपारण से ही हूँ। तो देख लिया आप लोग। तो कह रहे हैं कि चंपारण जो हम लोग के बगल में, आप लोग आइएगा अगर ज़िला में यहाँ पे, तो हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है। मेरे घर के गांव के दो तीन बगल में ही वो जसौली पट्टी है, वहीं पे आए हुए थे गांधी जी। तो हम लोग खैर बहुत वाकिफ़ हैं मतलब उस आंदोलन से, और सुनते हैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली लोग से कि हाँ गांधी जी आए हुए थे। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि चूँकि यहाँ का मैं हूँ, इसलिए आपको विशेष तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि जो वहाँ का व्यक्ति स्थानीय होगा वहीं आपको समझा पाएगा कि चंपारण एक्सप्लेन हुआ क्या है। तो चंपारण हुआ क्या कि चूँकि गांधी जी जब अफ्रीका से आए, गांधी जी जब अफ्रीका से आए, उसके बाद हुआ क्या कि जो 1916 में जो कांग्रेस का बोले अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, किसान आंदोलन, सॉरी अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो हो रहा था आपका लखनऊ में। कहाँ पर हो रहा था, लखनऊ में। तो एक हमारे ही मतलब चंपारण जिला के एक फेमस मतलब व्यक्ति थे, जमींदार थे, उनका नाम था, आप लोग पूछता है कि गांधी जी को किसने चंपारण बुलाया था, तो उनका नाम था, ये भी एग्जाम में बहुत फेमस है, यूपीएससी में पूछता है, राज कौन बुलाया था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल। हम लोग को तो बच्चा बच्चा के यहाँ पर जबानी पे याद है चंपारण वाले के बच्चा सब। तो हम लोग तो बचपन से सुनते हैं, तो किताब में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि क्या है। तो कह रहे हैं कि जो बचपन जो मेरे गांव के 5-6-10 किलोमीटर हट के, मतलब ये आपके ये राजकुमार शुक्ल वहीं के हैं। तो फिर मतलब मेरे ही जिला के हैं। तो जो भी हो, मतलब उनका कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनते हैं नियरेस्ट में ही हुए। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, ये कहाँ गए बाबू, ये गए लखनऊ। कहाँ गए, तो लखनऊ। अब लखनऊ जाने के बाद क्या हुआ, इनको गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप तो नए नए बैरिस्टर का कोर्स करके आए हैं, चलिए आपको हम चंपारण ले चलते हैं। वहाँ पे आप लोग तो देखिए चंपारण पे हम लोग के यहाँ क्या होता था, तो नील का खेती होता था। अब आपको बताते हैं कि नील का खेती देखिए क्या होता था। यानी आपको एक एक बीघा में, यानी एक बीघा मतलब आपको 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में क्या करना था, अंग्रेज को ऐसे में तो 20 कट्ठा है तो अपना टैक्स लेवे करेगा, लेकिन क्या करना था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कंपलसरी था। जिन आप लोग के एग्जाम में 50% कंपलसरी कर दिया है कि 50% जिसका आएगा ऊपर उसी को नर्सिंग में एडमिशन देंगे। तो जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या था, तो नील का खेती करना था, नील का खेती करना था। समझ गए बाबू। तो यहाँ के ज़मींदार जो लोग थे उनको प्रॉफिट होता था, लेकिन खेत क्या होता था, खेत बंजर हो जाता। जो खेत था वो क्या हो जाता था, तो खेत जो था वो बाबू बंजर हो जाता था। समझ गए आप लोग। तो खेत क्या हो जाता था, तो खेत बंजर हो जाता, खेत जो बंजर हो जाता, समझ गए। तो जो खेत बंजर हो जाता, यानी 20 कट्ठा में से, बताया ना, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा क्या करना है, इसी को एग्जाम में ये भी पूछता है कि 3 कट्ठिया प्रणाली कहाँ शुरुआत हुआ था, तो चंपारण मोतिहारी बिहार में हुआ था।
और यहीं पे गांधी जी आए थे। तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा वो कंपलसरी क्या खेत करना है आपको, आवश्यक है, नेसेसरी है। क्या चीज़ खेती करना है, तो नील की खेती करना। उससे फ़ायदा ज़मींदारों को होगा, अंग्रेज़ों का होगा। आवश्यक क्या है, तो नील की खेती करना। और चूंकि जो खेती होता था उसे ज़मीन क्या होता था, तो बंजर हो जाता था। और जब ज़मीन बंजर हो जाता था, तो जब ज़मीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, यानी बंजर समझ रहे हैं, अनफर्टि मतलब उर्वरता उसका ख़त्म हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो किसान को बताइए, तो उसका ज़मीन तो बर्बाद हो गया। फिर भी उसको किसी तरह से फिर कहा जाता था कि फिर तुम टैक्स दो, फिर तुम और मतलब 3 कट्ठा तुमको कंपल्सरी है, यानी बुझ जाइए कि पूरा मतलब उनका जो रक्त मांस से सब चूसा जा रहा था ऐसे इस तरीक़ा से। तो राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी का है, तो वे सबसे पहले मेरे गांव के बगल में है, वहाँ पे जसौली पट्टी, वहाँ पे है। आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जागरण वाला पे, कहीं पे भी कहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, कि पूछता है उसमें, वहाँ से 2-3 एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे गांधी जी का आंदोलन सक्सेसफुल रहा, और यहीं से मतलब इतने ना पॉपुलर हो गए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अब आपको एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। तो देखिए, जो आप लोग पैसा पर देखते हैं, अभी आप सब किसी के पास होगा, चाहे कहीं भी देखिएगा, कॉपी बुक चाहे कहीं भी, खैर तो आप लोग के पास पैसा ही होगा, 10, 20, 50, उस पर देखिएगा कि महात्मा लिखा हुआ है। तो गांधी जी भी कभी नहीं भूले आंदोलन, क्योंकि जो उनका महात्मा कहाँ से मिला है, तो चंपारण ही उनको महात्मा दिया है। बताइए चंपारण कितना बड़ा धरती है, कितना बड़ा मतलब उनका योगदान, लाइफ चेंज कर दिया उनका। उसी के बाद से वो पॉपुलर हुए और धीरे धीरे लोग उनको जाना। तो चंपारण जो है वो इंडिया के मतलब मूवमेंट में, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान देता है। और देखिएगा तो यहाँ पे जगह जगह गांधी जी का फ़ोटो मिलेगा, आपका स्तूप मिलेगा, और हमेशा मोदी जी लोग आपको आते रहता है लोग चंपारण में। तो चंपारण इतना पॉपुलर क्रिएटर है कि आपको यहाँ पे गांधी जी का आश्रम भी तिहरवा में और बहुत सारा दर्शनीय स्थल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर आइए, चंपारण को घुमा कीजिए, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि चंपारण से ही मिला था, 3 कठिया प्रणाली था। तो समझ गए आप लोग। चलिए आपको उसके बाद बताते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह समझ गए, और गांधी जी चंपारण मतलब कब आए थे, तो चंपारण कब आए थे बाबू, तो ये आए थे आपको 10 अप्रैल 1917 को। 16 में तो ये लोग मिला ही लखनऊ में, 10 अप्रैल 1917 को आए थे। तो चंपारण का योगदान अहम है। उस पर आपको यूपीएससी में नोबेल अति पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, इतना बड़ा इतना महंगा है। आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुला है। तो पूरे इंडिया में जो महात्मा का जो आप लोग देख रहे हैं, वो चंपारण का ही देन है। इसलिए चंपारण की जनता को भी आप लोग बहुत, चाहे जो भी देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद दीजिए। चलिए, और आपको आगे बताएं कि हमें भी गर्व है कि चलिए हम चंपारण से जन्म लिए। कह रहे हैं कि खेड़ा खेड़ा आंदोलन, तो ये क्या हुआ था, आपका गुजरात में हुआ था। ये जो क्या हुआ था, ये भी किसानों से अधिक टैक्स लिया जा रहा था। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, आपका खेड़ा में आंदोलन हुआ, ठीक है। तो समझ गए कि चंपारण और खेड़ा आंदोलन कौन कौन कर रहा था, तो ये कराए थे आपके पंडित जवाहरलाल कर रहा है, सॉरी MK गांधी। और जो MK गांधी दिख रहा है ना, ये एम इनका, ये भी एम यहीं से दिया है, यहीं के लोग दिया है, यहीं के लोग के कारण मिला है। समझिए चंपारण के बारे में, ठीक है। तो जितना नहीं जानता होगा लोग चंपारण के बारे में, तो आज बता दिए चंपारण सत्याग्रह। चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहे मैच करने के लिए कि कौन गिवन है, तो आपको यहाँ पर दे दिया। हम इसको और छोटा कर दें, मैच हम कैसे करें इसका, चलिए हो जाएगा मैच, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे स्वराज पार्टी, तो जो मेरा अभी आपका जो पहले का मेरा वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला का 100 क्वेश्चन वाला, उसमें हम बताए थे ना कि गांधी जी से असहयोग आंदोलन से खफा होकर स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, तो चित्तरंजन दास और कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू। और कब किए थे, मोतीलाल नेहरू कब किए थे, तो 1 जनवरी 1923 को, बताया है ना आप लोग को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और एक हम वीडियो में अरविंदो घोष जी को, उनको कुछ मतलब कहा गया था, तो इसके लिए हम माफ़ी मांग कुछ मतलब करते हैं। तो अरविंदो जो घोष थे, इनको क्या था, तो अरविंदो घोष थे, तो ये क्या हो गया आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे है गद्दर पार्टी, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे थे लाला हरदयाल। तो देखिए एग्जाम में कन्फ्यूजन दूर कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। स्वराज पार्टी तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी तो लाला हरदयाल। आपसे ये भी पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को, जो भी हो हिंदी होता ना,
जल्दी जल्दी लिख देते हैं। सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो समझिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो वह है आपका लाला हरदयाल। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो गद्दार पार्टी हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और स्थापना कब हुई थी गदर पार्टी का? तो सब कॉपी में नोट्स करते जाइए आप लोग। 1913 में। देखिए कितना सवाल उठ गया। और आपको देखिए ये सब तो पूछ देगा, या तो आप गदर पार्टी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो आपसे ये भी पूछ देगा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आप लोग मार दीजिएगा लाला हरदयाल। देखिए यहाँ पर लाला हरदयाल है। और ये भी पूछ देगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप भी बता दिया सैन फ्रांसिस्को। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913। तीसरा क्वेश्चन। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है? तो यूएसए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हुआ। और चौथा बताते हैं क्या पूछ देगा। चौथा आप लोग से तो अगर जो जानते होंगे तो यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए आपको ये पूछ देगा कि गदर पार्टी के, ये बहुत किसी को हमको पता है, गदर पार्टी के पूछ देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब बताइए, ये एग्जाम में काफ़ी पूछता है और काफ़ी बच्चे गलत आंसर मार लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग याद करके जाइएगा, मोहन सिंह भक्खाना। ठीक है, तो क्या होगा? मोहन सिंह भक्खाना। ठीक है, तो एग्जाम में ये हाईलाइट टॉपिक है। कंप्लीट होगा। देखिए एक क्वेश्चन से 5 सवाल उठ गए, 4-5। फिर आपको दे रहा है अनुशीलन समिति और अभिनव भारती। तो अनुशीलन समिति, और दे रहा है आपको क्या दे रहा है? तो अभिनव भारती सोसाइटी। तो देखिए एग्जाम में कैसे क्रैक होता है। स्वराज पार्टी का तो हमें ये मार दिए, गदर पार्टी को तो ये हमारा सहयोग लाला हरदयाल। अब हमारे पास बचा है कौन कौन? और घोष, यहाँ पर घोष लिखा रहा है, तो घोष किसको? तो ये तो अरविंदो घोष है। ये तो हो गया, आप लोग पढ़े होंगे, इनका सावित्री फेमस बुक है। द लाइफ डिवाइन या डिवाइन लाइफ, कुछ ऐसा बुक करके हम कन्फ्यूज हो रहा है। द लाइफ डिवाइन, शायद देख लीजिए कल, द लाइफ डिवाइन या वही होगा, द डिवाइन लाइफ, दोनों में से एक है मतलब। और देखिए बच गया अनुशीलन समिति और अभिनव भारतीय सोसाइटी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। कौन कौन ऑप्शन में? 1 मिनट, स्वराज पार्टी, घोष, रुक जाइए 1 मिनट, इधर तो 4 ही दिया है, इधर भी 4 दिया है, लेकिन अनुशीलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी। तो चलिए हम इसका बताते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी का क्या होगा, अनुशीलन समिति। हाँ, तो देखिए आपको बता दे कि स्वराज पार्टी का कौन था? तो स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास। गदर पार्टी तो आपको कन्फ्यूजन दूर ही कर दिए। अनुशीलन समिति तो ये हो जाएगा आपका श्री अरविंदो घोष, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। और अभिनव भारतीय सोसाइटी, तो अभिनव भारतीय सोसाइटी किसका था? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने कहा था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो संग्राम है, जो रिवॉल्यूशन जो हुआ था, रिवोल्ट, उसका क्या है? उसका संग्राम, उसका इंडिया का पहला स्वतंत्र संग्राम है, यानी फर्स्ट इंडिया जो आपका रिवोल्ट हुआ था। तो इसको पूछते था किसने कहा था? तो बी डी सावरकर। अभी कंट्रोवर्सी हो चल रहा है उन पर, आप लोग न्यूज़ पे देखते होंगे तो देख लीजिएगा। इनको कहाँ जेल बंद किया जाता? तो अंडमान निकोबार का सेल्युलर जेल में बंद किया जाएगा था। ये भी पूछते हैं एग्जाम में। अंडमान कहाँ, जो विनायक दामोदर सावरकर है, इनको कहाँ बंद कर दिया गया था? बताइए, इनको बंद कर दिया था सब अंडमान, ये पूरे राष्ट्र की आइडियोलॉजी है ही, अंडमान, इनको सब किसी को आदर्श मानना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असली राष्ट्रपिता यही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप समूह क्या है? इनका आप लोग अगर पढ़ना है इनके बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में जानना है तो आप लोग इनका बुक हिंदुत्व पढ़ सकते हैं। हमने इनका बुक पढ़ा है, काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग पढ़िए और ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब इनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम। और आपका पता है इनको 2 बार उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, आजीवन कारावास। समझिए कैसे आदमी है। तो 2 बार क्या हुआ, इनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है, आजीवन कारावास। तो खैर स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो योगदान नहीं भुलाया जा सकता, ये हम लोग के लिए आइडिया रहेंगे, सारे सनातन और सारे भारतीयों के लिए। तो इनका जो बुक है हिंदुत्व, ये आप लोग पढ़िए, आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा और काफ़ी मोटिव होंगे इनसे। तो इनको कोटि कोटि प्रणाम। तो हिंदुत्व बुक जो विनायक दामोदर सावरकर, तो क्या थे सावरकर जी?
का हिंदुत्व बुक आप लोग पढ़िए, सब कोई पढ़िए, बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब कोटि प्रणाम है इनको। चलिए आपको आगे बताते हैं। तो अंडमान निकोबार का सेल्यूलर जेल पूछ देता है कि अंडमान निकोबार का कहाँ बंद कर दिया गया था, तो सेल्यूलर जेल वहीं हुआ। सेल्यूलर जेल में इनको क्या कर दिया गया था, तो वहाँ पर इनको बंद काला पानी की सज़ा दिया था। सब पूछता भी है एग्जाम में कि इनको क्या चीज़ का सज़ा दिया गया था, तो काला पानी की सज़ा। आप लोग इनका मूवी भी देख सकते हैं, जो फिल्म बना है इस पर, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके बाबू, तो आप लोग इनका क्या बुक पढ़िए, इनका जो हिंदुत्व बुक पढ़िए, हिंदुत्व बुक पढ़िए, इनका काफ़ी प्रति है और इनके कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वेयर रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कह रहा है कि कौन सा बुक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। आउटलाइन ऑफ हिस्टोरी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बुक लिखी गई थी। तो चलिए हम इसका आप लोग कन्फ्यूजन दूर करवा दे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बुक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। एक मिनट रुकिए, विच द फॉलोइंग आर रिटन बाई, तो इसमें से लिखी गई थी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपको बताते हैं ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद स्टडी ऑफ, सिलेक्ट करना है ना, हाँ तो सिलेक्ट करना है। तो इसका जो होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, तो इसका जो कहेगा बुक नेहरू, इसका जो होगा आपका दूसरा और चौथा। कच्ची कह रहा है कि विच द फॉलोइंग आर रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और हो जाएगा ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यही जो दो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो 1 और तीसरा होना चाहिए, कहीं दे रहा है 1 और तीसरा, हाँ दे रहा है 1 और तीसरा, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहे हु एमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर ऑफ एसोसिएट विद द पासिंग ऑफ द विडो मैरिज एक्ट, यानी जो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ वह किसने करवाया था, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस। तो विडो जो मैरिज हुआ यानी विधवा विवाह, चूँकि सती प्रथा का जो हुआ था, सती प्रथा, तो वो विलियम बेंटिक के साथ सहयोग कर किसने सहयोग किया था, तो विलियम बेंटिक, तो उसके साथ सहयोग कर, मतलब उनको राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा, यानी आपको पूछ देगा तो कौन वायसराय गवर्नर जनरल, जो भी कौन खत्म किया था, वायसराय उस समय था नहीं, तो कौन था गवर्नर जनरल, तो आपका विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपसे पूछ देगा कि ट्रेडिशन ऑफ सती प्रथा हु इंडेड, किसने इंड किया, तो विलियम बेंटिक, किसका सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि आपका जो सती प्रथा नहीं है, ये पूछ रहा है विडो मैरिज, मतलब विधवा पूर्ण विवाह, जिस प्रकार मुस्लिम लोग में को प्रथा है ना 3 तलाक की सब, तो इस प्रकार भी जो हम लोग में सती प्रथा, बाल विवाह था, विधवा, ये सब, तो इस सबको जो विडो मैरिज एक्ट फिर से मतलब शादी उसका क्यों लाइफ बर्बाद हो, तो किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। विच ऑफ द ऑन एमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द बैटल ऑफ करेक्टली मैच, यानी कौन पेयर जो सही है, करेक्ट है। तो कह रहा है कि द सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन, डिफीट ऑफ जयचंद टू कन्नौज बाई मोहम्मद गौरी, यानी जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, पहला युद्ध कब हुआ था तराइन का, तो 1191 ईस्वी में। जीता कौन था, तो जीते थे हमारे आदर्श पृथ्वीराज चौहान। कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान। जो एक तरीक़े से कहा जाए तो चूँकि 1200 के बाद तो मतलब मुस्लिम कहीं आपका मतलब आ गया राज, और वहाँ से लेकर मैंने, और उसके बाद फिर 1200 से आपका 1700 तक, और 1700 जो 64 पानीपत का मतलब ये थी का युद्ध हुआ, जो कच्ची का जो लास्ट में जो हराया सब मुगल को, तो उसके बाद मतलब 1757 के 57 कर रहे हैं, मतलब जो भी युद्ध हुआ में मिस कर रहे हैं, तो 1700 के बाद मतलब उसके बाद फिर अंग्रेज सब आ गए, बक्सर के युद्ध के बाद, अंग्रेज सब आ गए। तो अंग्रेज़ों के भी 2 साल गुलामी, फिर मुस्लिमों के मतलब उतना हम लोग उसके अंडर में रहे,
और अंतिम जो हमारे हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट थे, तो कौन थे? वो थे पृथ्वीराज चौहान। यानी भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यह और बुझ जाइए कि 1191 जो ईस्वी है, और चूंकि अगर 1192 ईस्वी में क्या हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध, और जिसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और मतलब इनका जो मोहम्मद गौरी का, शहाबुद्दीन का जीत हुई। क्योंकि हम लोग अपने ही सही नहीं थे। हम लोग में जो आज भी कुछ जयचंद है, और उस समय भी जयचंद था। ठीक है, तो और दूसरा बात कि 1192 के बाद पहला जो हिंदू हृदय सम्राट कौन आया है? तो वह है मोदी जी। ठीक है, मोदी जी। समझिए कितना भाग्य से मिला है। 800 साल बाद हम लोग को फिर मतलब हिंदू हृदय सम्राट मिले हैं। तो वहीं बता रहे हैं कि 1191 ईस्वी में क्या हुआ? हम लोग एक गलती से देख लिया, हम लोग कितना 800 साल गुलाम रहे, और फिर अब गलती नहीं करना है बाबू। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान हुआ, और 1192 में आपका पृथ्वी किसका हुआ? तो कौन हुआ? 1192 में आपको बता, सेकंड ऑफ बैटल ना पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 1192। द डिफेट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज ऑफ, मतलब डिफेट ऑफ, जो कह रहा है कि जयचंद ऑफ कन्नौज बाय मोहम्मद गौरी, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो आपका करेक्टली मैच कह रहा है ना, तो करेक्टली मैच होगा तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें डिफेट आपका पृथ्वीराज चौहान हुए थे। कितने हुए थे? पृथ्वीराज, हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिए, वो भी उनके उदारता के कारण। नहीं तो पहले ही इनको मार देना चाहिए था। तो देख लीजिए, एक गलती के कारण हम लोग 800 साल गुलाम रहे। अब एक भी गलती नहीं करना है, और किसी पे भरोसा नहीं करना है, बस सिर्फ अपना मिलकर रहना है। कह रहा है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी बाई बाबर। तो ये भी क्या है? ये भी आपका गलत है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, आप ना सिकंदर लोधी और बाबर के बीच में नहीं हुआ था। आप लोग भी पता है, तो आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग जानकार हैं हिस्ट्री का, तो फर्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किसका और किसके बीच हुआ था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेरशाह। ये बिल्कुल सही बात है। चौसा का युद्ध, बिलीग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह कहाँ के थे? बिहार के सासाराम के थे। और जो आप लोग देखते हैं रुपया, कहता है लोग 5 रुपया 10 रुपया, तो रुपया शब्द किसका देन है? तो वह है शेरशाह का ही, शेरशाह का ही। ये बचपन में कोई शेर और को मार दिए थे, अफगानी से मतलब थे, तो इन्हीं को क्या कहा जाता था? शेरशाह मतलब इनका नाम पड़ा। बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे। और एक बारूदी कालिंजर के, जो बारूद के सुरंगी में इनका फटने के कारण कुछ डेथ हो गया। और जो चौसा, डिफेट ऑफ हुमायूं, हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हुआ था 1539। देखना होगा शायद, अभी 1539 ही होंगे शायद मेरे ख्याल से, रुके हम आपको बता ही देते हैं। तो देख लिया आप लोग, यहाँ पे क्या होगा? 1539 है, तो 1539 में जो हुआ था डिफेट ऑफ चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? और आपसे पूछ दिया कि चौसा का युद्ध हुआ क्या था, तो वह हुआ था बक्सर में हुआ था। ठीक है, बक्सर में हुआ था। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि शेरशाह का बहुत पॉपुलर है ग्रांड ट्रंक रोड, सुने होंगे आप लोग, GT रोड, तो किसने बनवाया था? तो शेरशाह ही नहीं बनाया था। रुपया शब्द किसका जन्म जाता है? तो शेरशाह का ही जन्म जाता है। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ देगा कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछे वाला क्वेश्चन कि शेर खां का बचपन का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ, मतलब बचपन में उसका चाइल्डहुड इन फरीद शेरशाह, तो क्या हो जाएगा? फरीद खां। तो समझ गए कितना टॉपिक क्वेश्चन उठ गया। चलिए आपको आगे बताते हैं। बैटल ऑफ खानवा कह रहा है कि राणा सांगा और अकबर के बीच में, बिल्कुल गलत बात है। उसका भी ट्रिक होता है, पानी पिया खाना खाया, उसका हम बता देंगे, वो ट्रिक से रिलेटेड भी बता देंगे कि चंदा दिया घर के, उसका होता है ट्रिक एग्जाम युद्ध का। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल पब्लिश ऑफ ब्रिटेन बाय द कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कह रहा है विच ऑफ द जनरल पब्लिश, कौन सा जो जनरल पब्लिश्ड हुआ ब्रिटेन बाय द कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है कि कोलकाता गैजेट, इंडिया, बंगाल ट्रिब्यून, और कह रहा है कि कोलकाता ट्रिब्यून। तो इंडिया नेशनल गैजेट जो हुआ था वो क्या हुआ था? कमेटी इसका होगा अब इंडिया कमेटी ऑफ, क्या होगा? तो क्वेश्चन देख लिए बढ़िया से। कर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ जनरल पब्लिश ऑफ ब्रिटेन बाय द कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया होगा। चलिए आपको बताते आगे। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली इनटू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी। तो एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में
कि जो सहायक संधि है, सहायक संधि बताए थे ना आप लोग को, अगर मेरा उससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे आप लोग हिस्ट्री का, तो आप लोग को बता देते हैं सहायक संधि मतलब वही बता रहा है। सहायक संधि मतलब सब्सिडरी ऑफ सिस्टम, मतलब आपका वही था कि आपका मतलब क्या करना था लॉर्ड वेलेजली का। तो मतलब राजा के पास जो होगा तो सेना रहेगा, वो सेना रहेगा ब्रिटेन का सेना रहेगा, मतलब कोई भी यहाँ के राजा के पास, और उसका खर्चा भी राजा ही देंगे, उसका सेवा भगत उसका मेहमान नवाजी वहीं करेंगे, दान दक्षिणा उसका वहीं देंगे, मतलब उसके इसके अलावा वह कंट्रोल भी कर लेगा, वहाँ पर देखभाल भी कर लेगा अपने सैनिकों के द्वारा कि राजा क्या कहीं कुछ कर नहीं रहा है, और बाद में हड़प भी लेगा उसका ज़मीन। बताइए कितना तेज था सब। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द वेलेजली का क्या था। वेलेजली बहुत तेज था, वो समझा कि डायरेक्ट अगर जो अटैक नहीं हो पाया तो इसके लिए बुद्धि का वो सब सहारा लिया, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, प्रिवेंट द फ्रेंच एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट। वह बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आपको जो फ्रांसीसी है सब ना उसे आपको हम मतलब सुरक्षा करवाएंगे, इसलिए अपन और राजा लोग ये लोग लालच हो गया लोग, बाद में देख किया कि देख लिया आप लोग ना कि एक लालच के लिए 200 साल 250 साल गुलाम बना दिया। इसलिए किसी के झांसे में नहीं आना है और चुपचाप हम लोग अपने राष्ट्र को बचाना है। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर वाज द एसोसिएट ऑफ द प्रार्थना समाज। पूछते हैं एग्जाम में कि जो प्रार्थना समाज है उसके जो मतलब रिफॉर्मर कौन थे। तो रिफॉर्मर मतलब आपको पता ही है, नहीं तो पूछ लीजिए कमेंट में। तो क्या हो जाएगा, जो प्रार्थना समाज के रिफॉर्मर थे, तो एग्जाम में पूछा जाने वाला सीधे टकराने वाला क्वेश्चन आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका प्रार्थना समाज को कौन थे, तो ये एग्जाम में बीबीए क्वेश्चन है आपका पूछ सकता है, पढ़ के जाइएगा कि प्रार्थना समाज के रिफॉर्मर कौन है, पढ़ के जाइएगा कि कौन है। तो ये हो गया आपका आत्माराम पांडुरंग। चलिए हम आपको 2-3 दिन जीके 2-3 दिन में आपका ख़त्म कर देंगे, यानी आज आपको अगर 14 या 15 होगा तो हम आपको 2-3 दिन में आपका यानी हम आपको अभी तक सोमवार तक हम आपको क्लियर कर देंगे पूरा जीके, यानी आपका जो 20% जीके पूछा जाएगा, और इंग्लिश से पूछा जाएगा। इंग्लिश तो कम ही रहेगा लेकिन आपका जीके तले तब तक कंप्लीट कर देंगे 1 से 2 दिन में। ओके, थैंक यू सो मच बाबू, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।